नमस्कार बच्चों, फिर से स्वागत करते हैं आपका एक नए वीडियो में। द नेक्स्ट वीडियो में अभी हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा है मोशन का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, व्हाट इज मोशन। अब इसका एक्सटेंडेड वर्जन मतलब नेक्स्ट चीजें हम पढ़ेंगे। पहली वाली वीडियो में आपको याद है कि हम मोशन में तीन कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। टर्म मोशन, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी एंड थर्ड वन इज स्केलर क्वांटिटी। केवल तीन टर्म्स हमने डिस्कस करे थे। अब उसके आगे की कहानी इस वाले वीडियो में देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि पिछली वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, उसमें ऐसे कई कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने समझने को मिला होगा जो इंटरेस्टिंग हो। तो शुरू करते हैं फिर से। पिछली वीडियो में और इस वाली वीडियो में दोनों में क्या फर्क है? फर्क ये है कि पिछली वाली वीडियो में मैं हैंड रिटन फॉर्म में चीजों को समझा रहा था और अपने वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रहा था, बट इस बार एक पीडीएफ के साथ आपके सामने प्रेजेंट हूं। इस पीडीएफ में जितने भी डेफिनेशंस मैं बताऊंगा आपको, या फिर पहली वाली वीडियो में जो डेफिनेशंस मैंने बताए हैं वो भी इस पीडीएफ में अवेलेबल है। और ये वाली पीडीएफ आपको मिल जाएगी अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से। इसमें जो भी डेफिनेशन है, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो दिए गए हैं, उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया गया है। तो हम पढ़ेंगे कैसे? पहली बात तो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, डेफिनेशन जो भी लिखा रहेगा वो ठीक है, बट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद हम फिर फर्दर डेफिनेशन के ऊपर जाएंगे और उसके बाद चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। मजा आने वाला है। शुरू करते हैं इस धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ, मोशन का दूसरा। पहले वाली वीडियो में मैंने बताया मोशन का डेफिनेशन, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी बताया है। उसके बाद क्या आने वाला है वो बात करते हैं। अगर छोटा सा डेफिनेशन मैं आपको देने जाऊं फिर से एक बार रिवीजन के तौर पे, तो वो ये होगा कि वैसे कुछ डिस्टर्ब करना नहीं, उधर कुछ भी नहीं करना, छेड़छाड़ नहीं करना, चलने दे, ठीक है। तो डेफिनेशन में ये है कि इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन एज टाइम पैसेज, अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करता है टाइम पास करने के साथ, विद रेस्पेक्ट टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। तो कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट मोशन। उसके बाद कुछ और भी बातें लिखी गई है। एन ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे भी हो सकता है। विद रेस्पेक्ट टू वन थिंग, किसी एक ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कोई रेस्ट पे हो सकता है। एंड इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू सम अदर थिंग, और दूसरे के रेस्पेक्ट में वो मोशन में हो सकता है। अभी डेफिनेशन ये चीज को हम एग्जांपल के रूप देखेंगे। एट द सेम टाइम, सो द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव वन। तो इसका मतलब ये है कि मोशन का स्टेट रिलेटिव है। अब इसको हम देख लेते हैं। जैसे मान लो कि अभी मैं खड़ा हूं, तो अब बताओ मैं मोशन में हूं क्या? तो एक जो तुम सामने बैठे हो, अभी तुम वीडियो देख रहे हो, उसके लिए अभी मैं एकदम खड़ा हूं, नो मोशन, बिकॉज मेरे पीछे ब्लैक बोर्ड है, जो अपना डिजिटल बोर्ड है ये, या फिर ये, इनके रेस्पेक्ट में कोई मोशन नहीं हो रहा। बट अभी कोई हमें ऊपर से देख रहा है सैटेलाइट से, उसके लिए पृथ्वी घूम रही है ना, हम मोशन में हुए कि नहीं? इसलिए बात कही गई है कि एक ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पर मोशन में किसी के लिए हो भी सकता है और दूसरे पर्सन के लिए मोशन में नहीं भी हो सकता है। टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी हैव टू चूज सम सुटेबल रेफरेंस पॉइंट या ऑब्जेक्ट। ये पीछे की बात है, जो पीछे से मैं लेकर आ रहा हूं उसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है? ओके, आपको वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बात करी थी हमने कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है, स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है। याद दिलाने के लिए कि वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिसमें दो फिजिकल क्वांटिटीज इंक्लूडेड होती है। एक डायरेक्शन, उसमें डायरेक्शन होता है, दूसरी बातचीत उसमें मैग्नीट्यूड होता है, मात्रा भी होता है। तो अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ दोनों ही चीजें हैं, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अगर केवल और केवल मैग्नीट्यूड है तो वो स्केलर क्वांटिटी, ठीक है? और बहुत सारे एग्जांपल्स हमने लिए थे। वेक्टर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन मैग्नीट्यूड ओनली एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेट, मोमेंटम, फोर्स, एक्सेलरेशन,
ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं। और मैग्नीट्यूड में जो बात की गई थी वो स्केलर क्वांटिटीज होती है, और स्केलर क्वांटिटीज में यहाँ पर टाइम है, डिस्टेंस है, मास है, टेम्परेचर है, एरिया है, वॉल्यूम है, इस तरह की चीजें हैं। ओके, नाउ अब बात शुरू होती है इस वीडियो से। पहले वाली वीडियो की बात अभी हमने कर ली, ताकि आपको एक बार रिमाइंड दिला दूं कि आपने पढ़ा क्या। अब शुरुआत हो जाता है डिस्टेंस से एंड डिस्प्लेसमेंट से। व्हाट इज डिस्टेंस? इस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, जो मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए, आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए। एक सवाल पूछता हूं आपसे, देखो सवाल ये है, मुझे ये बताओ कि ये जो डॉट मैंने यहां लिख दी है, डॉट लगा दिया, इस डॉट का डिस्टेंस कितना है? इस डॉट के डिस्टेंस कितना है? द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस डॉट? अभी आपके दिमाग में जो चल रहा है वो ये डिस्टेंस डॉट का। आप समझ नहीं पा रहे हो ये सवाल सही भी है या गलत है? क्या पूछ रहे हो सर? एग्जैक्टली एक्चुअली में इस डॉट का डिस्टेंस बता ही नहीं पाएंगे जब तक आपको ये ना बताया जाए कि इस डॉट का डिस्टेंस बताना कहां से, फ्रॉम वेयर। ये तो बताओ सर कि कहां से बताएं। इस ब्लैक बोर्ड, ये अपना डिजिटल बोर्ड के पॉइंट जी से बताना है, एफ से बताना है, ई से बताना है, डी से बताना है, या इस कॉर्नर से बताना है, या कहां से बताना है? जब तक आप ये नहीं बताओगे कि फ्रॉम वेयर, कहां से बतानी है, तब तक ये क्वेश्चन गलत है, अधूरा है। तो जो आपके मन में सवाल आ रहा था, उत्पन्न हो रहे थे, कहां से, ये तो बताओ। एग्जैक्टली दैट पॉइंट इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट। एग्जैक्टली उसी को हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस बताना हो, पोजीशन बताना हो, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? रेफरेंस पॉइंट चाहिए। विदाउट रेफरेंस पॉइंट आप बता ही नहीं पाओगे कि इसकी डिस्टेंस कितनी है, या ये किस पोजीशन में है, या किस डायरेक्शन में है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इनिशियली किसी भी चीज की पोजीशन बताने के लिए, या डायरेक्शन बताने के लिए, या डिस्टेंस बताने के लिए हमें बताना पड़ेगा कि वो कहां से बताना है। मींस रेफरेंस पॉइंट हमें देने पड़ेंगे। गुड। आओ, तो इस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से पहले मैं क्या बता रहा था? आपको पोजीशन के बारे में जान लो। पोजीशन के बारे में आपको बताना चाहता था मैं। व्हाट इज पोजीशन? ठीक। सो पोजीशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना पड़ता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो आप बचपन से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस करते आए हो, वैसा ही कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लाइक दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स डैश एक्सिस, दिस इज वाई डैश। इस पॉइंट का डिस्टेंस कहां से? इस पॉइंट से क्या होगा? दिस इज ये जो होगा वो। इसकी पोजीशन क्या है? तो पोजीशन इतना डिस्टेंस एंड इस डायरेक्शन। आप कह सकते हो कि एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, और जितना पेन है, पेन की लेंथ के बराबर जाना है, आप पहुंच जाओगे पॉइंट ए पे। तो पॉइंट ए की पोजीशन ये हो गई। तो इस वाले में दो चीजों का डिस्कशन करिए आपने। एक, कितना लेंथ जाना है, पॉइंट इस पेन के लेंथ के बराबर। दूसरी बातचीत, किधर जाना है, डायरेक्शन क्या है? एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करके जाना। इट मींस डायरेक्शन भी आपने फिक्स कर दी। अच्छे क्वेश्चंस यहीं से पुट अप कर लिए जाते हैं कि पोजीशन इज व्हाट, अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। अभी आपको कॉन्फिडेंस में आ गया कि वेक्टर क्वांटिटी होगा या स्केलर क्वांटिटी। आप समझ रहे हो, क्योंकि इसमें दोनों चीजों की डिस्कशन करी गई है। एक डिस्टेंस की, मतलब कि मैग्नीट्यूड की भी, और दूसरी डायरेक्शन की भी। तो जिसमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। सो दैट्स व्हाई पोजीशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। गुड। तो पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये पोजीशन आपने, अब यही बात है कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में
अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर गई, से अभी ये पॉइंट ए पर है और कुछ टाइम बाद ये पॉइंट किसी पाथ से जाते हुए किसी रास्ते से और पॉइंट बी पर आ गया, ए से चलते हुए कहां चला गया, बी पर चला गया, तो इसकी पोजीशन चेंज कर गई। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्स वाई का जो फ्रेम आपने बनाया है, इस फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी पोजीशन चेंज कर गई, किसी न किसी रास्ते से हो गए। अब जिस रास्ते से वो गया था, वो रास्ते में धागा गिराते हुए गया, धागा गिराते गए। अब उसने किया क्या कि जहां पर गया वहां से लेकर धागा एक लंबे धागे को खींच, पॉइंट ए, ये धागा इतना लंबा था, जब देखा था, और जब वो पहुंचा था तो वो डायरेक्ट धागे को भी खींच लेता अपने पास, ऐसे खींच देती डायरेक्टली ए टू बी, तो वो धागा छोटा था जब खींचा। तो जिस कंडीशन में धागा डायरेक्ट था फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, डायरेक्ट डिस्टेंस, इस डायरेक्ट डिस्टेंस को फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब इसका ये जो फिक्स लेंथ है ये फिक्स है, अगर पोजीशन फिक्स हो गई तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा, फिक्स हो जाएगा। लेकिन ये जो लेंथ है, ये रस्सी की लंबाई, ये क्या कर सकता है बेटा, वेरी कर सकता है। सपोज कर लो ये इस रास्ते से ना जाके इस रास्ते से गया होगा, रास्ता ये 1 है और रास्ता 2 है। कई बार तुम्हारी छुट्टी होती है ट्यूशन से, स्कूल से, तुम क्या करते हो, जाना होता सीधा घर नहीं जाओगे, दोस्तों के साथ पहले दिन निकल जाओगे, है ना, एक गली से दूसरे रोड से तीसरे रोड, थोड़ा मस्ती मारते हो। एग्जैक्टली। तो उस कंडीशन में जब इधर से उधर से जाते हो तो वो फिक्स नहीं होता, वो फिक्स नहीं होता। अगर ये फिक्स कर दिया जाए तो इसका डिस्टेंस फिक्स हो गया, डायरेक्शन भी फिक्स हो गया। अगर पोजीशन फिक्स है तो डायरेक्शन भी फिक्स हो गई, तो डिस्टेंस भी फिक्स, डायरेक्शन भी फिक्स। तो जिस क्वांटिटी के साथ दोनों ही फिक्स हो गया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड, दोनों ही चीजें अगर फिक्स हो गई और दोनों ही चीजें हैं उसके अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी। दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। सो दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ पा रहे हो, गुड। अब यहां देखो, ये पाथ अगर चेंज कर दे रहा हूं मेरे बच्चों, पाथ चेंज कर दूं तो ये जो धागे की लंबाई है वो बड़ी हो जाएगी। रास्ता बदलते हैं, तुम्हारा मन कर गया किसी दिन कि नहीं अभी एक बार तो थोड़ा सा नायक नायिका लंबी दूरी ले सकते हैं, नहीं, तो उस कंडीशन में डिस्टेंस बढ़ जाएगा। वेरी कर गया, फिक्स तो रहा नहीं, डायरेक्शन तो उसमें है ही नहीं, कहीं भी कहीं जा सकते हैं वो, तो ना डायरेक्शन फिक्स है ना डिस्टेंस फिक्स है। सो दैट्स व्हाई ये जो है लंबा, इसको क्या बोलते हैं बेटा, डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, लंबा। सो डिस्टेंस ये हुआ और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इनिशियल टू फाइनल डायरेक्ट डिस्टेंस, डायरेक्ट, तो डिस्प्लेसमेंट है। सो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये देखो मक्खी उड़ा रहा है, उड़ा लो, ए से बी गया, बी से सी, सी से डी, डी से ई। अब मुझे बताओ मेरे बच्चे कि इसमें डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट कहां से, ये डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट, ये ए से लेकर जी तक सीधा चला गया तो क्या है, डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। और जो ऐसे घूमते घुमाते रस्सी दौड़ाते हुए गया है, इसको खोल देंगे तो ये इतना बड़ा आ जाएगा, ये क्या है, समझ गए हो? कोई ऐसी सिचुएशन हम बना सकते हैं क्या कि जहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम टू सेम हो जाए? बना सकते हैं, जहां डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम टू, बड़ा ही बच्चा स्ट्रिक्ट है, मम्मी पापा ने उसको बहुत सही से समझा रखा है,
यहां से स्कूल और स्कूल से कोई लफड़े काम नहीं करना, ठीक है। चल तो ये अपना हो गया भाई, ये क्या है, ए पॉइंट पे क्या ले जाए, हाँ क्या ये स्कूल है या घर है, ये घर है, यहाँ अम्मा रहती है नहीं, और ये ट्यूशन नहीं, ये स्कूल है जहाँ जहाँ बॉयज रहते हैं। बेटे तुम्हारी जिंदगी में खाली बॉय, ठीक है। सो ए पॉइंट घर का है और बी पॉइंट स्कूल का है, बॉयज। तो एक बच्चा निकला ए पॉइंट से और सीधा एंट्री उसकी बी पॉइंट पे। अब बताओ इसमें डिस्टेंस क्या होगा, धागा ले गया नीचे फैलाते चला गया, धागा सीधा करेगा इतना ही आएगा, सो डिस्टेंस भी वही और डिस्प्लेसमेंट भी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधा सीधा मूव करे एक सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन मोशन, लीनियर मोशन में, है ना, और पीछे नहीं आए, वापस नहीं आना, उसको सीधा सीधा जाया जा रहा है, उस कंडीशन में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम टू सेम। समझ पा रहे हो, उस कंडीशन में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम। कोई ऐसी कंडीशन जहां डिस्टेंस तो होगा बट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, डिस्टेंस तो होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट जैसे मान लो आपको कभी छुट्टी मारना होता है, बंक मारना होता है, नहीं तो क्या कर, ये अपना घर से निकले स्कूल जाने के लिए, आपको मिल गया था नायक नायिका, आपने बातचीत करे और फिर वापस घर को, स्कूल गए ही नहीं, वापस आ गए, हुआ ना। तो इनिशियल पोजीशन जहां से शुरू करी थी वहीं जाके खत्म हो गया। भाई धागा अगर हम फैला दे तो धागा तो बहुत लंबा हो गया, 2-4 घंटे आपने निपटा दिए, लेकिन उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ, जहां से शुरू करा वहीं खत्म, तो दोनों के बीच में धागा हुआ क्या, खत्म। उस कंडीशन में क्या आएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्टेंस बहुत ज्यादा। समझ गए, ठीक है, ओके। तो उसका क्लोज्ड पाथ होगा, अगर मान लो ये तो हो गया, तो अगर कोई सर्कुलर पाथ पे, किस पाथ पे मेरे बच्चे, ऐसे बोल बोल बोल, जहां से शुरू करा वहां से खत्म, तो उसमें क्या होगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस तो कुछ होगा बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर वो स्क्वायर में भी जा रहा है बट जहां से शुरू करा वहीं पे जाके खत्म करा, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव का क्या मतलब है, नेगेटिव कोई चीज होती है क्या, सेंस होता है, क्या होता है, अब इस चीज को समझाता हूं, जरा समझ लेना कि नेगेटिव का क्या कॉन्सेप्ट है, वो समझ लो मेरे भाई। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इधर जाऊंगा राइट साइड में तो उसको बोलूंगा प्लस का कदम, 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम, इधर जाऊंगा माइनस का 2 3, तो क्या कदम स्टेप्स माइनस में हो सकते हैं, अगर मुझे चलना ही नहीं है तो रुका हूं, जीरो, नो मूवमेंट, जीरो स्टेप्स, 1 स्टेप 2 स्टेप, भाई अब स्टेप चल दिया तो वो तो पॉजिटिव है ना, वो नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन अब मुझे ये बताना है कि मैं स्टेप्स किधर गया हूं, लेफ्ट में या राइट में, वो बताना है। तो उस कंडीशन में अगर मैं बोलता हूं कि मेरा लेफ्ट में जाना तुम पॉजिटिव लेना, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा राइट में जाना तुम नेगेटिव लेना, अपने आप ले लेना, क्योंकि अगर पॉजिटिव लोगे तो समझ में आएगा कि सर तो लेफ्ट में ही गए, बात समझ रहे हो। बच्चा अलग भी सोच सकता है, वो अपने मन से कह सकता है नहीं सर मैं तो ये मानता हूं कि अगर आप राइट में जा रहे हो तो मैं पॉजिटिव लूंगा, कोई बात नहीं बेटा, तो जब लेफ्ट में जाऊंगा तो क्या लेगा, नेगेटिव। हाँ यही बात है कि अगर एक तरफ आपने पॉजिटिव ले लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट होगा,
सेंस अपोजिट हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। एसी बंद करिए बेटा। तो अभी जो मैंने आपसे बता दिया, एसी बंद कर देना। क्या बोला कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। डिस्टेंस इज पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन। इट इज स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। Displacement of an object is the shortest distance between the initial position and the final position of the object. It is a vector quantity. देखो कितना मजा आ रहा है, सब समझ में आ रहा है कि नहीं? यही कहता हूं, आएगा ही आएगा, ये तो गारंटी मैं दूंगा, समझ में आएगा। आप केवल ध्यान से सुनते रहे मेरी बातों को। ऊपर बढ़ते हैं। अब कुछ बातें जो अभी हमने डिस्कशन कर ली है, वही बातें यहाँ लिखी गई है। अब जल्दी जल्दी मैं आपको दिखाता हूँ। जो बातें मैं बोलता हूँ वो सारी चीजें बहुत कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कह रहा है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? चलेगा तो जीरो हो जाएगा? नहीं, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। The displacement of an object can be positive, zero और नेगेटिव। अभी डिस्कस करा था ना, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव। नेवर कैन द डिस्टेंस ट्रेवल बी लेस देन द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्टेंस कभी छोटा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से? नहीं हो सकता। नेवर। डिस्प्लेसमेंट छोटा हो सकता है लेकिन डिस्टेंस छोटा नहीं हो सकता। बोथ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हैव द सेम यूनिट। अच्छा ठीक है, जो डिस्टेंस होता है उसका यूनिट क्या होगा? अगर कोई मूव कर रहा है तो उसको किससे मेजर करेंगे भाई? एक मीटर चलेगा, कोई 2 मीटर चलेगा, 3 मीटर चलेगा। तो डिस्टेंस एक लेंथ है ना, तो लेंथ का यूनिट होता है मीटर। मीटर होता है, तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या हो गया? मीटर। डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा? वो भी मीटर। तो दोनों की ऐसा यूनिट सेम टू सेम है। आप सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, बट जो ऐसा यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट इज मीटर फॉर डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट। गुड। द टाइम इज द ड्यूरेशन। टाइम भी समझते भाई, टाइम क्या होता है? ड्यूरेशन होता है, कितना टाइम। घड़ी का अपना देखते हैं ना, दैट इज द टाइम। टाइम का ऐसा यूनिट क्या है? फंडामेंटल इज सेकंड। टाइम को किससे मेजर करते हैं बच्चे? सेकंड में मेजर करते हैं, सेकंड। तो ये बातचीत है। आई अब यहाँ पे भाई ने दे दिया डेफिनेशन किसका? स्पीड का। स्पीड इज व्हाट? स्पीड इज अ रिलेटिव टर्म। स्पीड इज अ ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन गिवन टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन ओके। तो कितना डिस्टेंस कितने टाइम में, ये अगर बताते हो आप किसी को, तो एक्चुअली में आप ये बता रहे हो स्पीड क्या है। बात समझ रहे हो क्या? आपकी मम्मी अगर पूछती हैं कि मार्केट से सब्जी लेकर आ जाओ, कितने देर में आओगे? आपने बोला मम्मी 5 मिनट में, और आपके भाई ने बोला मम्मी मैं 2 मिनट में आ जाऊंगा। मम्मी को समझ में आ गया कि आप घूमोगे इधर उधर क्योंकि आपकी स्पीड कम है और आपके भाई की स्पीड ज्यादा है। वो समझ गई है, बिना फिजिक्स पढ़े हुए, तो बिना स्पीड को जाने हुए। समझ रहे हो ना? वही है एक्चुअली में रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम इज नोन एज व्हाट? स्पीड। कितने डिस्टेंस को कितने टाइम में ट्रेवल कर रहे हो। सो स्पीड का जो फॉर्मूला हो जाता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा और कितने टाइम में ट्रेवल करा। अभी आपके साथ मैंने डिस्कस करा कि डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं बेटा? मीटर में। टाइम को किस में मेजर करते हैं बेटा? सेकंड में। इसलिए स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए? मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड को ऐसे भी लिखते हैं या
मीटर सेकेंड इनवर्स ऐसे भी लिखते हैं, या आप METER PERSECOND भी लिख सकते हैं। समझ पा रहे हैं? अब जरूरी नहीं है कि ऐसा यूनिट की बात है, सारी यूनिट केवल मीटर पर सेकंड ही नहीं होती। डिस्टेंस को आप किलोमीटर में भी तो एक्सप्रेस कर सकते हैं, टाइम को आप आवर में भी तो एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो स्पीड का यूनिट क्या हो सकता है? किलोमीटर पर आवर भी तो हो सकता है। तो ऊपर आपको डिस्टेंस रखना है और नीचे टाइम रखना है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आप रखोगे तो वो आपका स्पीड का यूनिट होगा। अब डिस्टेंस की यूनिट आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, टाइम की यूनिट आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। दैट डिपेंड्स ऑन टोटली ऑन यू। ठीक है, ओके। बट जब वो क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, तो उस कंडीशन में आप केवल और केवल मीटर पर सेकंड ही बताओगे, कुछ और नहीं बता सकते। ठीक है, ओके। स्पीड आप समझ लिए। तो स्पीड समझने के बाद ये समझ लीजिए कि मोशन को दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक यूनिफॉर्म मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पहले मैं आपको समझाऊं फिर मैं इधर जाऊं, क्योंकि यहां जब समझा दूंगा तो इधर आप भी जाओगे, आपको भी समझ नहीं आएगा सर क्या बोल। शुरू करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें ना स्पीड चेंज हो रही है ना डायरेक्शन चेंज हो रही है, ना स्पीड चेंज हो रही है ना डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर स्पीड एंड डायरेक्शन कुछ भी चेंज नहीं हो रहा तो हम बोलेंगे कि मोशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म, राइट। अगर स्पीड चेंज कर जाए या डायरेक्शन चेंज कर जाए या दोनों ही चेंज कर जाए तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब स्पीड चेंज कैसे होगा? स्पीड कैसे चेंज होगा? या तो स्पीड बढ़ने लग जाए तो स्पीड चेंज हो गया, या स्पीड घटने लग जाए तो भी स्पीड चेंज कर जाए। तो इस कंडीशन में क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म। आप स्कूटी पे बैठे हो या कार में बैठे हो, बाइक पे बैठे हो, और आपने अचानक से उसका एक्सीलरेटर दबा दिया, ऐंठ दिया, वो स्पीड बढ़ने लग गया, ग्रेजुअली स्पीड बढ़ने लग जाता है। तो मैंने बोला कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा इसका मतलब ये है कि वो नॉन यूनिफॉर्म में है। और कई बार ऐसा होता है कि लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, एकदम से लगते हैं रोड एकदम खाली है, कोई भी नहीं दिख रहा, केवल आप और केवल आप। उस कंडीशन में आप एक्सीलरेटर नहीं दे रहे हो, चुपचाप जाया जा रहे हो शांति में। स्पीड कांटा ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, ना बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। एकदम सीधा जा रहे हो, ना स्पीड चेंज हो रही है ना डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म, राइट। इस बात का ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूं कि डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए। वो 9th क्लास में डिस्कशन नहीं किया गया है, आगे की क्लासेस में डिस्कशन है इसका कि अगर डायरेक्शन चेंज कर जाएगा तो वो यूनिफॉर्म नहीं रहता। ठीक है, तो आप दोनों बातें समझ गए। अब देखो, जो अभी बकबक मैंने करी आपके साथ, वही बकबक यहाँ पर लिखा हुआ है और आप समझ जाओगे कि वही बकवास है जो हमने समझ लिया है। देखो आगे, an object is said to be uniform motion if it travel equal distance in equal interval of time। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। लैंग्वेज चेंज किया हुआ है, जो बात मैंने बोली है आपसे वही बात है। इफ स्पीड डज नॉट चेंजेस देन द ऑब्जेक्ट इज ए यूनिफॉर्म मोशन, सिंपल। सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म, अनइक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखा गया है वही आपको याद रखने हैं और वही लिखने हैं। इट्स नॉट नेसेसरी, आप अपने डेफिनेशन लिख सकते हो पेपर में, तो जो आपको समझ में आता वो लिखो। यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन दे रहा है, दिस टाइप ऑफ मोशन इज डिफाइंड एज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन and its velocity remains constant in a straight line। बोला ना भी, स्ट्रेट लाइन जरूरी है।
along that the line has covered equal distance, equal time interval, फलाना ठिकाना ये वो सब। मेरा इससे लेना देना नहीं होता। जो मैं आपको बोल रहा हूं वो जो मेरे जुबान से शब्द निकल रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझने के, क्योंकि वो सारी चीजें पढ़ने के बाद निकल रही है। अभी यहाँ से पढ़े किसी और चीज में कुछ और पढ़ेंगे तो जो कॉन्सेप्ट तैयार होता है टीचर के माइंड में वो उसके बाद निकल रहे होते शब्द, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। जब आप भी पढ़ोगे फिर आप जब किसी को समझाओगे तो वो आपके शब्द इंपॉर्टेंट, यानी किसी किताब में, क्योंकि आप बहुत चीजें पढ़ते हो उसके बाद किसी को पढ़ाते हो। ठीक है, ओके आगे बढ़े। चल ये ग्राफ ग्राफ भी समझा दो। चल समझा ही देता हूँ, देखते हैं कुछ और समझाने लग जाए। तो ये एक बार ये डिस्टेंस स्पीड समझ लिए और एक अभी इसी टाइम पर वेलोसिटी समझ लो, उसके बाद ग्राफ समझाऊंगा। वेलोसिटी समझा देता हूँ एंड देन ग्राफ समझाऊंगा। वेलोसिटी याद रखने के लिए आप यह ध्यान रखेंगे बेटा, आपने देखा है एक डिस्टेंस और उसी के बगल में आपने देखा था डिस्प्लेसमेंट। तो अगर डिस्टेंस को डिवाइड कर दिया टाइम से तो ये हो जाएगा स्पीड, डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर दिया टाइम से ये हो जाएगा वेलोसिटी। अब ये देखो, अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? टाइम भी स्केलर है, स्केलर को स्केलर से डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा वो भी स्केलर। दैट्स व्हाई स्पीड इज आल्सो अ स्केलर। आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को टाइम मतलब स्केलर से डिवाइड करोगे तो आंसर इज वेक्टर क्वांटिटी। दैट्स व्हाई V फॉर वेलोसिटी एंड V फॉर, याद रखना नहीं, V फॉर वेलोसिटी एंड V फॉर याद रखना। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। गुड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। प्रणव, हाउ आर यू माय बॉय? सी, velocity of a body is defined as the distance traveled by the body in unit time given in a direction। डायरेक्शन की बात कह दिया तो वो डिस्प्लेसमेंट हो गया नहीं, क्योंकि डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन, डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन ऑफ कोर्स वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। The SI unit of velocity is same as speed. What? मीटर मीटर ध्यान रखोगे। ऐसा यूनिट इसका भी वही है जो स्पीड का है। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा पीछे जाओ और उस टाइम पर बताया था कि डिस्टेंस का ऐसा यूनिट और डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट दोनों का सेम टू सेम होता है, और टाइम का ऐसा यूनिट तो सेम टू सेम ही होता है। जब सेम टू सेम को सेम टू सेम से डिवाइड करोगे तो आंसर भी क्या होगा? सेम टू सेम। सो दैट्स व्हाई वेलोसिटी एंड स्पीड दोनों का ऐसा यूनिट सेम टू सेम होता है। ठीक है, आओ ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई मेरे भाई। तो अब आते हैं हम अपने ग्राफ के ऊपर। ग्राफ में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्राफ होता है, यूनिफॉर्म मोशन में एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसको समझाने से पहले एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी समझा देता हूँ, क्योंकि ये भी एक टर्म होता है। फिर मैं ग्राफ समझाने लग जाऊंगा तो ये एक चीज छूट ना जाए, और ये ज्यादा चीज नहीं। जैसे मान लो कि आप लंबी दूरी पर कहीं जा रहे हो, बहुत लंबा डिस्टेंस है आपका, तो अपनी स्कूटी से जाओगे भाई, 1 घंटे आपने स्कूटी चलाई और कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, फिर 5 मिनट का आपने ब्रेक, इसलिए ब्रेक करोगे
फिर आप चल दिए 2 घंटे, फिर आप ब्रेक लोगे इस बात के लिए, इसके लिए चले 1 घंटा इधर, फिर 2 घंटा, फिर बीच में रुक भी रहे हो 5 मिनट 10 मिनट। जब आपकी जर्नी कंप्लीट हो गई, फिर क्या, टोटल डिस्टेंस आप जोड़ोगे 1 घंटे उस टाइम पर, फिर 2 घंटे, फिर टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम भी जोड़ोगे, 1 घंटा, फिर 2 घंटा, 3 घंटा, फिर 5 मिनट ये भी और 10 मिनट वो भी जो रोका था। इस बात के लिए, एक बार इसके लिए और एक बार विमल पाल मसाला बताया, उसकी बात कर रहा था। तो टोटल डिस्टेंस को, दिस इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल बाय यू, उसको डिवाइड कर देना है किससे, टोटल टाइम टेकन, निपटा दो। इसको क्या बोला जाएगा, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड ये कोई बड़ी बात है क्या, भाई स्पीड ही तो है, डिस्टेंस अपन टाइम ही तो कर रहे हैं। टोटल टोटल की बातें चल रही है, जहाँ पे अलग अलग स्पीड और अलग है ना टाइम लगता है। ओके, इसका भी ऐसा यूनिट क्या होने वाला है, अब देखो तो डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर ही होता है, टाइम का क्या होता है बेटा, मीटर पर सेकेंड। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये किताब वाले भी ना अलग है। आ जाओ, वेलोसिटी आपको समझा दो, वेलोसिटी आपने समझ ली बेटा, एवरेज वेलोसिटी समझा दो। एवरेज वेलोसिटी का 2 डेफिनेशन दिया जाता है, और उस डेफिनेशन तक पहुंचने से पहले मैं आपको वेलोसिटी के 2 कॉन्सेप्ट और समझा दूं, एक इनिशियल वेलोसिटी और एक फाइनल वेलोसिटी। सो इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी के बारे में भी बात कर लूंगा तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो कि मैं आप खड़े हो और स्कूटी या फिर बाइक चला के मैं आ रहा हूँ, आपकी नज़र अचानक से मेरे ऊपर पड़ी, जैसी नज़र पड़ी आप घड़ी पे भी देख रहे हो, अरे 10:05 हो रहा है सर, और स्पीड मेरी गाड़ी के 50 मीटर पर सेकेंड। कुछ समय बाद देखा कि भाई 10:25 हो गया, सर की स्पीड हो गई 30 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि सर ने आपको देख लिया था, रोक रहे थे गाड़ी। तो जब आपकी घड़ी शुरू हुई थी इनिशियली, जब आपने देखना शुरू कर दिया था कि सर की स्पीड कितनी है, वो शुरुआत की स्पीड है, इनिशियल प्रारंभिक, तो उसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। जब आपने घड़ी बंद कर दी तो उस टाइम पर जो स्पीड है या वेलोसिटी है, घड़ी बंद कर दी, इट मींस व्हाट, आपने कैलकुलेट करना बंद कर दिया, देखना बंद कर दिया, तो उस कंडीशन में क्या बोलते हैं उसको, फाइनल, अंतिम वाला, लास्ट वाला क्या, वेलोसिटी। तो जो इनिशियल वेलोसिटी होता है उसको u से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे u, तुमसे, u मींस यू, तुमसे शुरू होता है क्या, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कहां से शुरू होगी, तुमसे, और खत्म कहां पे होगी, जहां तुम जाओ, इट्स फाइनल। सो ये 2 टर्म यूज करेंगे बेटे, एक इनिशियल वेलोसिटी के लिए u और फाइनल वेलोसिटी के लिए। इनिशियल किसको बोलते हैं, जब आपने घड़ी शुरू कर दी उसको इनिशियल बोला जाएगा, चाहे वो स्पीड, अब अलग अलग पर्सन के लिए इनिशियल अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लो बहुत सारे बच्चे लाइन में बैठे हुए हैं और उनको बोल दिया गया कि सर की इनिशियल वेलोसिटी में देखनी है, सर आ रहे हैं, किसी की नजर 10:01 पे गई, किसी की नजर 10:02 पे गई, किसी की नजर 10:03 पे गई। 10:01 पे देखा उसने 40 की स्पीड में, 10:02 पे देखा उसने देखा 50 थे, 10:03 पे देखा जिसने 60 के। तो जो पहले देखा उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ और, बाद में देखने वाले की कुछ इनिशियल वेलोसिटी अलग, तीसरे वाले की इनिशियल वेलोसिटी अलग। तो दैट डिपेंड्स ऑन कि ऑब्जर्वर कौन है, किस टाइम पर देख रहा है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। जिस टाइम घड़ी शुरू हुई है वो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगा, क्योंकि उसका ऑब्जर्वेशन कौन कर रहा है, यू, ठीक है। यू इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी। ये अगर टर्म आपको समझ में आ गया है तो अब बात कर लेते हैं वेलोसिटी का
डेफिनेशन में कौन सी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का दो डेफिनेशन है। एक जो यहां पर लिखा हुआ है कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस में फाइनल वेलोसिटी को आधा कर दो, डिवाइड कर दो 2 से, इनिशियल वेलोसिटी प्लस में फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 इज द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज मतलब औसत, जो आप 8th क्लास में पढ़ के आए हो, एवरेज मैथ में, मैथमेटिक्स में आपने एवरेज पढ़ा है, वही एवरेज है यहाँ भी। एक वेलोसिटी u है और एक वेलोसिटी v है, इन दोनों का एवरेज फाइंड करना है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, दैट इज द एवरेज ऑफ व्हाट, वेलोसिटीज, वेलोसिटीज का एवरेज है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज व्हाट बेटा, एवरेज। वाह, मैथ से है तो इसमें कौन सी फिजिक्स की बात आ रही है। बट अभी जो डेफिनेशन यहां पर नहीं गिवन है वो बात कर लेते हैं एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी में होता है नेट डिस्प्लेसमेंट, क्या बेटे, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम, बोलते जाओ, टोटल टाइम टेकन इज नोन एज एवरेज। निपटा डाला हमने, तो एवरेज वेलोसिटी का भी हमने जाहिर कर दिया। एक्सेलरेशन सिखा दो, अच्छा टर्म है। जैसे हम एक्सेलरेशन सीख लेंगे तब जाके हम ग्राफ के ऊपर है। एक्सेलरेशन सीखने के बाद, एक्सेलरेशन का मतलब स्कूटी वाले तुम समझ लो, जो स्कूटी में ऐसे हैं करते हो ना एक्सेलरेटर, एक्चुअली में वो टर्म आया है इस वाले टर्म से, एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेटर इंप्लाइज, एक्सेलरेशन का मतलब ये हुआ कि अगर आपके स्पीड में चेंजेस आ रहा है, चेंजेस किस टर्म में, या तो स्पीड बढ़ेगा या तो स्पीड, अगर चेंजेस आ रहा है इट मींस आप एक्सेलरेशन में है। अगर स्पीड बढ़ रहा है तो उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं और उसके लिए जो टर्म दिया जाता है एक्सेलरेशन। अगर स्पीड घटने लग गया तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ब्रेक अप्लाई कर दिए हैं, और ब्रेक अप्लाई करने के बाद उस वाले टर्म को बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, गुड। सो एक्सेलरेशन पॉजिटिव और डी एक्सेलरेशन नेगेटिव। चलो बेटा, बात समझ गए, ठीक है। अब एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या दिया जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू, वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ और टाइम से डिवाइड कर दो, जो भी आंसर आएगा उसको एक्सेलरेशन बोला जाएगा। चेंज हमेशा ध्यान रखना, अभी एक शब्द बोल रहा हूं, चाहे मैथमेटिक्स की बात हो, फिजिक्स की बात हो, किसी भी केमिस्ट्री कहीं भी बात हो, चेंज हमेशा फाइनल में से इनिशियल को घटाने से होता है। कैसे होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे मान लो कि तुम स्कूल जाना शुरू कर दिए, पहले दिन जेब में 10 रुपया है, अब मम्मी से, अभी तुम स्कूल में गए, तुम्हारी बहुत ज्यादा तारीफ हुई, तुम बहुत ज्यादा बढ़िया काम करके आए थे, वहां से टीचर का फोन आया कि आज आपका बच्चा बहुत सही पढ़ गया, तुम्हारा भी मन खुश हो गया। घर पे आया है, पापा ने भी दिए 20 रुपए और मम्मी ने भी दिए पता नहीं कितना, आज जेब में हो गए तुम्हारे पास 50, कितने रुपए, 50। अब बताओ कि पैसों में चेंजेस कितने के आ गया, पहले था बाद में हो गया, चेंज कितने का आया, 40 का। कैसे फाइंड करा आपने कि 50 में से जो फाइनली मेरे जेब में है उसको, उसमें से जो शुरू में था इनिशियली 10 रुपया घटा दिया, कितना आया, दिस इज चेंजेस, घटाने से, फाइनल माइनस। हमेशा ध्यान रखना मेरे बच्चों, चेंज का मतलब फाइनल, ये याद रखोगे, बस ये याद रखना, बस यही बोल रहा हूं, बस खत्म, फिजिक्स यहीं पे खत्म है, ये पूरी की पूरी 9वीं क्लास आपको खत्म है फिजिक्स। चल, तो एक्सेलरेशन का क्या डेफिनेशन हो गया, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
एक्सेलरेशन ऑफ एन बॉडी इज डिफाइंड एज रेट। रेट का मतलब होता है टाइम के रेस्पेक्ट में, रेट बोल दिया तो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो डिवाइड कर चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद। तो एक्सेलरेशन, अब देखो एक्सेलरेशन में क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। मान लेता हूं एक्सेलरेशन मतलब ए, अच्छा फाइनल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते बेटा, v से। शुरुआत तुमसे हुई थी ना, तो यू तो तुम हो, तुम ही तो शुरुआत करते हो। किस चीज की शुरुआत तुम करते हो, किसी भी चीज की शुरुआत तुम ही तो करते हो, लड़ाई की, झगड़े की, लफड़े की, है ना। ओके, सो A इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन टी, ये हो गया डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक बात और बता दूं, यहाँ पर T गिवन है, बट जो मैं कहना चाहता हूं कि केवल T मत लिखो, यहाँ पर आप दूसरे एंगल से लिखो, दूसरे तरह से। A इज इक्वल टू V माइनस यू और यहाँ पे T2 माइनस T1। टाइम का गैप, भाई घड़ी देखनी शुरू कर दी किसी ने 10:01 पे, तो वो कौन सा होगा भाई, T1 होगा शुरुआत। उस टाइम पर स्पीड क्या होगी, ओके। बाद में टाइम का पता चला कि 10:05 हो गया, तो अगर ये नीचे तुम T लिखे रहोगे खाली, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ये वाला टाइम लिखूं कि ये वाला टाइम लिखूं, धोखा हो जाता है। एक्चुअली में डिफरेंस, टाइम लगा कितना, तो टाइम लगा कितना कैसे फाइंड करोगे भाई, 1 मिनट से 5 मिनट में कितना टाइम लग गया, 4 मिनट लगे ना बेटा, ये कैसे करोगे, T2 माइनस, तभी तो आएगा 4 मिनट। इसलिए एक्चुअली में ये कहानी होती है, बट किताबों में हमारे टीचर क्या कहते हैं, अरे कोई बात नहीं, V माइनस यू अपॉन टी कर दो। और जब वो क्वेश्चन आने लग जाता है न्यूमेरिकल वाला, फिर बच्चा फंसने लग जाता है, तो कभी वो ये टाइम डालता है, फिर कभी ये टाइम डालता है, और उसको समझ में ही नहीं आता, फिर आंसर क्यों गलत आ रहा है। समझ पा रहे हो क्या, आप समझ गए, ये समझ गए अभी, ठीक है। तो ये है, अब T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 को मैं मान सकता हूं कि T है वो, तो दोनों का गैप तो कोई ना कोई नंबर होगा ना, T है। उस कंडीशन में A इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटे, तो V माइनस यू इज इक्वल टू T में A से मल्टीप्लाई होगा, इट्स AT, एक यह फॉर्मूला। और V इज इक्वल टू क्या होगा, U उधर जाएगा, माइनस है प्लस में U प्लस AT। तो दिस इज अ फॉर्मूला, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस में AT। समझ गए, स्वाद आ गया आपको, ठीक है। अब मैथमेटिक्स की बात तो हो गई, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्चुअली में एक्सेलरेशन और क्या होता है। जो जो सवाल और जवाब से हटके है, जो मुझे समझना है, मैं वो बात करना चाहता हूं, जो एक दुकानदार करता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वैसी क्या बात है एक्सेलरेशन के साथ, तो वैसी भी कुछ बात है क्या, हाँ है। क्या बात है कि अगर किसी ने बोल दिया, अच्छा इसका ऐसा यूनिट क्या होगा बेटे एक्सेलरेशन का, वो थोड़ा बता देते हैं, उसके बाद बात करेंगे। तो वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और टाइम का क्या होगा, सेकंड, तो क्या होगा मीटर पर सेकंड, सेकंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट यही होगा, ये मैथमेटिक्स का पार्ट। बट एक्चुअली में क्या होता है कि चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड इज नोन एज एक्सेलरेशन। अगर कोई बोल रहा है कि कोई बच्चा एक स्कूटर से जा रहा है, बाइक से जा रहा है, और वो 5 मीटर पर सेकंड से दिखाई दिया पहले बार, और उसने एक्सेलरेशन ऐसा दिया कि उसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड का रहा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रहा, ठीक है। तो 4 सेकंड बाद उसकी स्पीड क्या होगी, 4 सेकंड बाद क्या होगी,
तो सिंपल एक्सेलरेशन का मतलब ये हुआ 4, एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना, तो 10 मीटर पर सेकंड, प्रत्येक सेकंड वो चेंज होगा। एक सेकंड में कितना चेंज होगा 10 मीटर, उसकी वेलोसिटी चेंज करेगी। पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव का मतलब बढ़ता चला जाएगा। एक सेकंड में कितना बेटा 10 मीटर, कितने सेकंड तक कोई ऑब्जर्वेशन हो रही है 4 सेकंड, तो एक बार में 10 तो 4 बार में 40। इनिशियली आपने देखा था कितने में उसको 5 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड बाद कितना बदल गया है वो 40 और बदल गया है। तो फाइनली होना कितना चाहिए उसको, अरे पहले 5 फिर और 40, कितना हो गया 45 मीटर पर। ये बात हो गई किसकी, दुकानदार की, सब्जी वाले, रेडी वाले। उसको कोई मतलब नहीं है फिजिक्स के u प्लस बी प्लस फलाना ठिकाना कुछ, b इज इक्वल टू यू प्लस टी से कोई लेना देना, वो इस तरीके से सोचता है। आपने भी सोच ही लिया, अब बराबर आगे नहीं सब्जी वाले के नहीं, तुम ये हो देखो। सो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v फाइंड करना है बेटा, u कितना है 5, a कितना है 10, टाइम कितना है 4, 5 इसको कर दोगे 4, ये कितना हो गया 45। लो अब ये तुम्हारी बातचीत आ गई कि तुम ऐसे करोगे नहीं, स्वाद आ गया। चलो आगे पढ़ते हो। अब मुझे लग रहा है कि इसको अब आगे ग्राफ जो समझाना है वो नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊं तो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि डाइजेस्ट भी तो करना है, दिमाग भी तो थक गया है। तो ये जो अपना ग्राफ है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसको कोई नकल नहीं मार सकता। जैसे आप पेपर में बैठे हो, सामने वाला ग्राफ क्वेश्चन कर रहा है, वो भी कर रहा है, तो आप चाहोगे नकल मार के ग्राफ बना ले कर ले, नहीं होने वाला। अगर आता है तो ही आता है, नहीं आता तो नहीं आता। तो इसी नोट पे ये अपना लेक्चर खत्म करते हैं, और आशा करते हैं आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खूब सारा पढ़ते हैं। बाय, टेक केयर।